हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसी फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 23 होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं आइसोप्रोटेरेनॉल और टर्बुटलिन। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 22 में हमने डिटेल्स में पढ़ा था डोपामिन और मिथाइल डोपा, जहां हमने समझा था कैसे डोपामिन का डोज डिपेंडेंट एक्शन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमारा रीनल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी और वास्कुलर इफेक्ट। और साथ में हमने मिथाइल डोपा का सेंट्रल मैकेनिज्म और फल्स न्यूरोट्रांसमीटर वाला कॉन्सेप्ट को भी कवर किया था। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या हम ड्रग को रिसेप्टर सिलेक्टिविटी के बेसिस पर डिजाइन कर सकते हैं और क्या हम हार्ट और लंग्स को सिलेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखने वाले हैं आइसोप्रोटेरेनॉल, जिसको हम आइसोप्रिनालिन के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे टर्बुटलिन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे आइसोप्रोटेरेनॉल, जो कि एक नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट होता है, जिसका एक्टिविटी कहीं ना कहीं बीटा 1 और बीटा 2 दोनों में देखने को हमें मिल सकता है। और जब ये बीटा 1 रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। वहीं जब ये बीटा 2 रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है तो ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हम टर्बुटलिन की बात करें तो एक सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, जो कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है और साथ में इसका अस्थमेटिक कंडीशन में भी यूज देखा गया है। अगर हम इसे सिंपल कॉन्सेप्ट से समझें तो आइसोप्रोटेरेनॉल हार्ट और लंग्स को स्टिमुलेट करता है और टर्बुटलिन मेनली लंग्स में इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट, चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्बुटलिन की कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम आइसोप्रोटेरेनॉल देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्बुटलिन, जहां पर हम देख पा रहे हैं इसमें कैटेकॉल रिंग है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और एक एमीन डेरिवेटिव लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है टर्बुटलिन इज ए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग एंड दैट इज सिंथेटिक इन नेचर। इट इज ए डायरेक्ट एक्टिंग एडर्जिक एगोनिस्ट। इट इज सिलेक्टिव फॉर द बीटा 2 रिसेप्टर। यानी इसका मतलब क्या होता है, टर्बुटलिन जो होता है हमारा एक सिंथेटिक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होता है। ये हमारा नेचुरल सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग नहीं होता है। और सिंपैथोमाइमेटिक का बात करें तो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को जो मिमिक करता है, कॉपी करता है। यानी जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको ये एक्टिवेट करता है, उसका एक्टिविटी को कहीं ना कहीं एनहांस करता है। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट इज डायरेक्ट एक्टिंग एडर्जिक एगोनिस्ट। यानी इसका जो एक्शन है सीधा एडर्जिक एगोनिस्ट की तरह एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, जिसका एक्शन कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट देखने को मिलता है। इसके लिए कोई न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इट इज सिलेक्टिव फॉर बीटा 2 रिसेप्टर। यानी इसका जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं बीटा 2 रिसेप्टर में हमें देखने को मिलता है। ये सीधा जाता है बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है और बीटा 2 रिसेप्टर के रिलेटेड फंक्शन को प्रोड्यूस करता है या एनहांस करता है। इट इज मेनली यूज एज ए ब्रोंकोडायलेटर, रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल। इट इज मेनली यूज्ड इन अस्थमा एंड सीओपीडी। इसका मतलब है, इसका अगर मेन यूटिलिटी देखा जाए तो ये एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। वहीं अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, जिससे एयर ट्यूबुल खुल जाते हैं। इसलिए इसका मेन यूज देखा गया अस्थमा और सीओपीडी में। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें लंग्स के एयर ट्यूबुल में ब्लॉकेज हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, जिससे हवा या ऑक्सीजन को इंटेक्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम होते हुए देख सकते हैं। अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है इट हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन कैटेकोलामिन। यानी जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो कैटेकोलामिन से ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा सिंथेटिक है, इसको वेल डिजाइन किया गया है। इट कैन बी गिवन ओरली एज इनहेलेशन और इन इंजेक्शन फॉर्म। इसका मतलब है इसको ओरली भी दिया जा सकता है, इनहेलेशन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और इंजेक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है, पेशेंट के कंडीशन को देखकर। इट ऑल्सो रिलैक्स यूटेराइन मसल दैट इज नोन एज टोकोलाइटिक इफेक्ट। इसका मतलब होता है फीमेल के केस में क्या करता है, ये यूटेराइन मसल को भी स्मूथ या रिलैक्स करते हुए हम इसको देख सकते हैं। वहीं अगर हम 10th पॉइंट की बात करें तो इट्स सो मिनिमल कार्डियक इफेक्ट एज कम्पेयर टू बीटा 1 एगोनिस्ट। यानी जो बीटा 1 एगोनिस्ट का जो कार्डियक इफेक्ट होता है ये उससे कम एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है हमारे हार्ट के कंडीशन में। इसका जो मेन एक्टिविटी है कहीं ना कहीं हमें ब्रोंकोडायलेशन करते हुए देखा जा सकता है। आगे हम टर्बुटलिन की केमिकल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इट इज डिराइव फ्रॉम फिनाइल इथाइलामिन न्यूक्लियस। यानी ये कहीं ना कहीं फिनाइल इथाइलामिन न्यूक्लियस का डेरिवेटिव होता है। फिनाइल इथाइलामिन का जो चेन होता है वो हमें देखने को मिल सकता है इसके स्ट्रक्चर में। इट कंटेन नॉन कैटेकल एरोमेटिक रिंग। इसको हम नॉन कैटेकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है वो 3rd and 4th पोजीशन में लगने के बजाय 3rd and 5th पोजीशन में लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको कैटेकल रिंग नहीं बोल सकते, लेकिन ये हमारा फिनाइल इथाइलामिन न्यूक्लियस का डेरिवेटिव बोल सकते हैं। अगर हम 3rd पॉइंट की बात करें, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ऑन एमिन। यानी जो हमारा एमिन होता है उसमें टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ हमें दिख सकता है। कंटेन बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसके जो साइड चेन इसमें क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है। इट इज रेजिस्टेंट टू COMT मेटाबॉलिज्म। यानी जो हमारा COMT एंजाइम होता है जिससे बहुत सारे ड्रग हमारे मेटाबॉलिज्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा कैटेकॉल रिंग नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है COMT एंजाइम इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है। आगे हम इसका नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, जिसमें हम IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका IUPAC नेम बताया गया है 2 टर्ट ब्यूटाइल एमिनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल
बेंजीन 1,3 डायोल जो कि 5th नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम डिकोड करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आप देख पा रहे हैं 2-टर्ट-ब्यूटाइल एमिनो जो है इस कार्बन चेन के सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम 2 से इंडिकेट करते हैं। अगर एमिनो की बात करें तो उसी में आप देख सकते हैं एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, NH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको एमिनो बोलते हैं। अगर हम 1 हाइड्रोक्सी इथाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको 1 हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अगर हम ये वाले चेन की बात करें जिसमें 1 और 2 इंडिकेट किया तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन का ग्रुप है, इसलिए हो गया हमारा मिथ ईथ यानी 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। इसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं 2-टर्ट-ब्यूटाइल 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा ग्रुप है 2-टर्ट-ब्यूटाइल एमिनो वो जो बेंजीन रिंग का 5th पोजीशन में लगा हुआ है, इसलिए हमने 5th से इंडिकेट किया, इसलिए सबसे पहले हमने 5 लिखा। तो 5 2-टर्ट-ब्यूटाइल एमिनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, और जो कि पूरा ग्रुप हमारा बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है इसलिए हमने बेंजीन लिखा। और उसी बेंजीन रिंग में आप देख पा रहे हैं 1 और 3rd पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हमने 1,3 डायोल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे हम इसका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बेसिकली हमारा डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट में आता है। अगर उसको हम ज्यादा स्पेसिफाई करें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं ये सिलेक्टिव बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, यानी इसका एक्टिविटी कहीं ना कहीं बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है, जिसमें बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और हमारे ब्रोंकियल्स पर ज्यादा से ज्यादा असर प्रोड्यूस करता है। तो आगे हम इसके मैकेनिज्म और एक्शन देखने वाले हैं, जिसमें हमने 6 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है बाइंड टू बीटा टू रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल, यानी जो हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल होता है उसमें बीटा टू रिसेप्टर का प्रेजेंट होता है, ये वहीं जाके बाइंड करता है और अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। आगे हम देखते हैं ये कैसे अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें बताया है इट एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज। जब ये बीटा टू रिसेप्टर ब्रोंकियल स्मूथ मसल में बाइंड करता है तो सबसे पहले एडिनाइल साइक्लेज को हमारा एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने से क्या होता है, CAMP लेवल जो है उसके अंदर बढ़ जाता है। जब CAMP लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स होने लगता है। उसके वजह से क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन होता है, और ब्रोंकोडायलेशन के बाद क्या होता है, जो यूटेराइन स्मूथ मसल है उसमें भी हमें रिलैक्सनेस देखने को मिल सकता है फीमेल के केस में। इसको फ्लो वाइज देखें तो सबसे पहले बीटा टू रिसेप्टर से बाइंड करेगा ब्रोंकियल स्मूथ मसल में, फिर एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, उससे CMP लेवल बढ़ जाएगा। उसके वजह से सबसे पहले स्मूथ मसल जो रिलैक्स होगा, और इसी स्मूथ मसल रिलैक्स होने के वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकियल जो सिकुड़ गया था, जो ब्रोंकियल्स वो अब डायलेट होने लगता है, और साथ ही साथ फीमेल के केस में यूटेराइन स्मूथ मसल हमारा ओपन होने लगता है या रिलैक्स होने लगता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहले बताया गया ब्रोंकोडायलेशन, इसका जो मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारा ब्रोंकियल्स में होता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रोंकोडायलेशन होते हम देख सकते हैं। रिलीफ फ्रॉम आस्थमा सिम्टम, जो आस्थमेटिक सिम्टम होता है उसमें भी ये रिलीफ प्रोड्यूस करता है। वही माइल्ड वैसोडाइलेशन भी करता है, जो हमारा वेन्स होता है उसको माइल्ड डायलेट भी करता है, और यूटेराइन रिलैक्सेशन तो हमने देख ही लिया है। आगे हम टर्बिटोलिन का शॉर्ट SAR देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा स्टार मार्क ड्रग नहीं है तो इसका जो SAR है उतना एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अगर इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया टर्ट-ब्यूटाइल ग्रुप ऑन एमिनो और एमीन लीड्स टू स्ट्रॉन्ग बीटा टू सिलेक्टिविटी। इसका मतलब होता है जो इसके एमीन ग्रुप में या जो एमीन में जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ साथ क्या लगा हुआ होता है, टर्ट ब्यूटाइल एमीन ग्रुप लगा हुआ होता है। उसके वजह से इसमें क्या होता है, बीटा टू सिलेक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ इसका जो बाइंडिंग कैपेबिलिटीज है वो बढ़ जाता है। वही अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो नॉन कैटेगोरल स्ट्रक्चर लीड्स टू रेजिस्टेंस टू COMT, यानी इसके अंदर जो कैटेगोरल स्ट्रक्चर का एब्सेंस होता है, जो कैटेगोरल स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होता है, उसके वजह से क्या होता है, COMT एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, इसकी वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है या बहुत मिनिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है या इसको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप लीड्स टू इंक्रीज रिसेप्टर बाइंडिंग, इसके अंदर जो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप हम देख पा रहे हैं उसके वजह से क्या होता है, इसमें जो रिसेप्टर बाइंडिंग की कैपेबिलिटीज है वो भी बढ़ जाता है। मेटा डाइहाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन मेंटेन द एक्टिविटी। अगर बेंजीन रिंग में बात करें तो इसमें हम 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रेजेंस देख सकते हैं, जो कि मेटा पोजीशन में लगा हुआ है। वो क्या करता है, इसके वजह से इसका एक्टिविटी जो है, इसके अंदर जो सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। आगे हम इसका केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय COMT, क्योंकि इसके अंदर कैटेकॉल रिंग नहीं होता है तो ये COMT एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं होता है, जिसकी वजह से COMT को रेजिस्टेंट बताया गया है। इट इज स्लोली मेटाबोलाइज्ड बाय माओ एंजाइम, यानी जो माओ एंजाइम एक बचता है COMT को छोड़कर, उससे भी ये स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। उसकी वजह से इसके अंदर जो है हमारा ड्यूरेशन और एक्शन जो होता है बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत स्लो प्रोसेस में डिग्रेड होता है। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो इट हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसके अंदर COMT एंजाइम डिग्रेडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता और माओ एंजाइम जो है बहुत स्लोली एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से इसके अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो बहुत लॉन्गर देखने को हमें मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट दिखाया गया ट्रिमर होता है इससे, और कहीं ना कहीं ट्रैकीकार्डिया होता है जो कि माइल्ड होता है।
नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं नर्वसनेस आता है, इसके साथ ही साथ इसमें हेडेक हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन का बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये ड्रग को हम दे नहीं सकते। तो सबसे पहला कंडीशन है कार्डियक एरिथमिया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एबनॉर्मल हार्ट रिदम आता है तो उस कंडीशन में हम टर्बिटलिन उसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायरॉइडिज्म है यानी थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे ही उसके बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है या हार्मोनल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी हम टर्बिटलिन उसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं या दे नहीं सकते हैं। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को सीवियर हाइपरटेंशन यानी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में भी हमें इसको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका यूजेस की बात करें तो इसका मेन यूज होता है हमारा ब्रोंकियल अस्थमा में, क्योंकि ये जो होता है हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। वही क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी देते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये कहीं ना कहीं हमारे जो लंग्स के जो ट्यूबुल्स है उसको रिलैक्स करके उसको डायलेट करता है, जिससे सांस लेने में हमें इजी फील होता है। और लास्ट पॉइंट की बात करें, इट प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर लेबर, यानी जब किसी फीमेल के अंदर प्रीमेच्योर लेबर आने लगता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसको पहले से दिया जाता है, क्योंकि ये यूटेराइन वॉल को भी रिलैक्स करता है। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक फाइनल कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो इसमें बताया गया है टर्बिटलिन इज ए बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट विद ब्रोंकोडायलेटर एंड यूटेराइन रिलैक्स इफेक्ट। टर्बिटलिन का जो मेन इफेक्ट होता है हमारा बीटा 2 सिलेक्टिव होता है। ये बीटा 2 रिसेप्टर को एगोनिस्ट की तरह एक्टिवेट करता है, यानी उसका एक्टिविटी को मिमिक करता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर ब्रोंकोडायलेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूटेराइन जो वॉल होता है या जो यूटेराइन मसल होता है उसको रिलैक्स करता है, जिससे प्रेगनेंसी के केस में भी इसका हेल्प हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली तरीके से याद रखने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स का समरी बनाया है। अगर ये समरी आपको याद रह जाता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजीली याद रह जाएगा। जिसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है टर्बिटलिन इज ए सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, यानी टर्बिटलिन जो होता है ये हमारा एक सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ये बीटा 2 रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है और अपना डायरेक्ट एक्टिविटी प्रोड्यूस करवाता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, इट कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन एंड यूटेराइन रिलैक्सेशन, यानी ये क्या करता है हमारे ब्रोंकोडायलेशन करने के साथ क्या करता है फीमेल के केस में मेनली ये यूटेराइन वॉल को रिलैक्स भी करते हुए हम देख पाते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है इट हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यू टू नॉन कैटेकल स्ट्रक्चर, यानी इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें कैटेकल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में वो उसका लोकेशन 3 और 4 पोजीशन नहीं है, इसीलिए ये एक नॉन कैटेकल स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे इसमें COMT एंजाइम जो होता है इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है, और माओ एंजाइम बहुत माइनर डिग्रेडेशन प्रोसेस या स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत लंबे समय तक होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज यूज्ड इन अस्थमा एंड प्री टर्म लेबर, इसका मेन यूटिलिटी आस्थमेटिक कंडीशन में देखा जाता है। और फीमेल के केस में बात करें तो क्योंकि ये यूटेराइन वॉल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से प्री मेचर लेबर अगर आने का चांसेस होता है तो उस कंडीशन में भी उसको प्रिवेंशन करने के लिए इसको दिया जाता है। वहीं अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इट्स सो मिनिमल बीटा 1 कार्डियक इफेक्ट, इसका कार्डियक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो मिनिमल होता है क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर से बहुत कम फोर्स के साथ बाइंड करता है। स्टूडेंट्स, यहां से हमारा टर्बिटलिन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आइसोप्रोटेरेनॉल, जिसको हम प्रिनालिन भी बोलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोटेरेनॉल, जिसको हम आइसोप्रिनालिन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका 3rd और 4th पोजीशन में टेकॉल रिंग का प्रेजेंस है। इसका मतलब ये है कि इसको COMT एंजाइम के द्वारा इजीली डिग्रेड किया जा सकता है। तो टर्बिटलिन की कंपेयर में इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो बहुत कम देखने को हमें मिल सकता है। आगे हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है आइसोप्रोटेरेनॉल इज ए सिंथेटिक कैटेकोलामिन, यानी ये नेचुरल कैटेकोलामिन नहीं है, ये एक सिंथेटिक कैटेकोलामिन है। इसका मतलब ये एक ड्रग्स है या मेडिसिन है। इसी की वजह से इसका जो एक्टिविटी है ये हमारा नेचुरल कैटेकोलामिन से ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिलता है। वहीं सेकंड पॉइंट की बात करें, इट इज ए डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के अंडर में आता है। इट एक्ट मेनली ऑन बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर, इसका जो मेन एक्टिविटी है वो हमारा बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर पर देखने को मिलता है। इट इज ए नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट लाइक बीटा 1 एंड बीटा 2, यानी इसका जो मेन एक्टिविटी होता है वो कंप्लीट बीटा एगोनिस्ट की तरह होता है, क्योंकि इसका एक्टिविटी हम बीटा 1 और बीटा 2 दोनों में एक साथ देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इसको नॉन सिलेक्टिव बोला गया है। इट हैज मिनिमल और नो अल्फा एक्टिविटी, यानी इसका जो अल्फा एक्टिविटी होता है वो ना के बराबर होता है, या एक तरीके से बिल्कुल एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता है हमारे अल्फा रिसेप्टर के साथ। इट स्ट्रांगली स्टिमुलेट द हार्ट एंड लंग्स फंक्शन, इसका मतलब क्या है, ये बताना चाह रहा है कि इसका जो एक्टिविटी होता है हार्ट और लंग्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और हार्ट और लंग्स को स्ट्रांगली स्टिमुलेट करते हुए हम इसे देख सकते हैं। अगर हम 7 पॉइंट की बात करें तो इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर हार्ट में जाके ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है तो हार्ट रेट का जो
रेट है उसको इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हार्ट के कंट्रैक्टिलिटी भी है उसको भी इंक्रीज करते हुए हम देख सकते हैं। इट कॉजेस ब्रोंकोडाइलेशन, ये हमारे क्या करता है, जो ब्रोंकियोल्स होता है उसको डायलेट करता है, जिसकी वजह से हम इसको एस्थमेटिक कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। इट डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये हमारे सीनस के अंदर जाके पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करता है। साथ ही साथ इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसके अंदर कैटेकॉल रिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है COMT और माओ एंजाइम इसको इजीली डिग्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है टर्बुटलिन से कम होता है, या एक तरीके से बहुत कम इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। आगे हम अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इट कंटेन कैटेकॉल रिंग। आप देख सकते हैं बेंजीन के थर्ड और फोर्थ पोजीशन में डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, कैटेकॉल बोल सकते हैं। इट हैज बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर आप उसके ऊपर की कार्बन चेन को देखें तो हाइड्रोजन के साइड में आप देख सकते हैं वहां पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, उसी को हम बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अभी आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा पोजीशन में कुछ नहीं है और बीटा पोजीशन में एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल सकते हैं, इसीलिए इसमें बताया गया है इट हैज ए बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। इट कंटेन बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है हमारा ये नाइट्रोजन लगा हुआ, एमीन ग्रुप लगा है, इसके ऊपर हमारा एक लगा हुआ है हमारा बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये लगा हुआ है, इसी को बताया गया है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है डिराइव फ्रॉम द फिनाइल इथाइलामिन न्यूक्लियस, कहीं ना कहीं ये हमारा फिनाइल इथाइलामिन का डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट हम इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, जिसमें बताया गया है इसका आईयूपीएसी नेम होता है 4,1 हाइड्रोक्सी 2 आइसोप्रोपाइल एमिनो इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल। चलिए इसको हम डिकोड करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके फर्स्ट जो हमारा कार्बन चेन है जिसमें 2 कार्बन है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं इथाइल। तो इथाइल में आप देख सकते हैं अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें एमीन ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2 आइसोप्रोपाइल एमिनो। और वहीं अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें देख सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 1 हाइड्रोक्सी। तो कॉम्बाइनली हम इसको बोल सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी 2 आइसोप्रोपाइल एमिनो इथाइल। और ये पूरा ग्रुप बेंजीन के फोर्थ पोजीशन पर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 4,1 हाइड्रोक्सी 2 आइसोप्रोपाइल एमिनो इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल। यहाँ पे 1,2 डायोल का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हम ऑयल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए अगर ये 2 है तो इसलिए 1,2 डायोल। तो कॉम्बाइनली हम इसको बोल सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी 2 आइसोप्रोपाइल एमिनो इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल। आगे इसमें बताया गया है इट कंटेन कैटेकॉल रिंग दैट इज जो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी and it has beta hydroxy group. It contain bulky isopropyl group on nitrogen derived from the phenyl ethylamine nucleus. Next अगर हम इसके मेन क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज ए डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कमिंग अंदर नॉन सिलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसका एक्टिविटी बीटा 1 और बीटा 2 दोनों में हमें देखने को मिल सकता है और इसीलिए इसको नॉन सिलेक्टिव बोला जाता है। हम इसका मैकेनिज्म और एक्शन देखने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है इट बाइंड टू बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को टारगेट करके उससे बाइंड करता है और उससे अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कराता है। जैसे कि बीटा 1 एक्टिवेशन पे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स, यानी जब ये बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा हमारा हार्ट रेट जो इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ हार्ट का फोर्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वही अगर जब ये बीटा 2 को एक्टिवेट करता है या बीटा 2 एक्टिवेशन होता है तो इससे क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है और वैसोडाइलेशन होता है, यानी हमारा जो ब्रोंकियल वॉल है या जो हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उसको डायलेट करता है, साथ ही साथ वैसोडाइलेशन भी करता है, हमारा जो वेन्स है उसको भी डायलेट करते हुए हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बताया इट विल इंक्रीज द CAMP लेवल। तो सबसे पहले ये हमारा एडिनाइल साइक्लेज को इंक्रीज करता है या एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने की वजह से क्या हो जाता है, ये हमारा CAMP लेवल है वो हमारे ब्लड के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। इसके वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू स्मूथ मसल रिलैक्स एंड कार्डियक स्टिमुलेशन। और ये CAMP लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स होने लगते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स के अंदर होता है, और कार्डियक स्टिमुलेशन होता है जिससे कि हमारा कार्डियक का फोर्स है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने वाले हैं, जो कि मेन इसका इफेक्ट होता है, जैसे कि इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट दैट इज जो ट्रैकीकार्डिया, जैसे कि ये हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है जिसे हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। इट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, यानी ये जो हमारा हार्ट का ओवरऑल फंक्शन है उसको इंक्रीज करता है, इसलिए इसको बोला गया है इट विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। और ये हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो फैल जाता है स्मूथ मसल, उससे ब्रोंकोडाइलेशन होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें बताया गया इट विल डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वहीं फिफ्थ पॉइंट की बात करें इट फॉल इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको रिड्यूस करते हुए भी हम देख सकते हैं कि हमारा कार्डियक आउटपुट को तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा वेसोडाइलेशन भी करता है, यानी जो हमारा वेन्स होता है उसको डायलेट कर देता है। तो वेन्स के जो साइज होता है वो कुछ समय के लिए इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड के फ्लो ज्यादा होता है, लेकिन इनफ अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है, इसीलिए उसके अंदर क्या है ब्लड की प्रेशर जो है कम जाता है। नेक्स्ट हम इसका शॉर्ट SAR देखने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा आइसोप्रोटेनॉल जो होता है वो हमारा
स्टार मार्क ड्रग नहीं है, जिसके वजह से इसका जो एसएआर है उतना इंपॉर्टेंट साबित नहीं होता है हमारे एग्जाम के लिए, बट इससे क्वेश्चन आते हुए हम देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑन एमीन इट विल लीड्स टू स्ट्रॉन्ग बीटा एक्टिविटी। यानी जो हमारे एमीन ग्रुप के ऊपर जो हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसी को बताया गया है बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसके वजह से क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बीटा एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है। केटेकॉल रिंग लीड्स टू हाई पोटेंसी बट रैपिड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर केटेकॉल रिंग होता है, इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है या जो इसका पोटेंसी है बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ केटेकॉल रिंग को COMT एंजाइम इजीली डिग्रेड कर देता है, उसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बहुत रैपिड होता है। इसकी वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये बहुत कम होते हुए हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, नो अल्फा एक्टिविटी ड्यू टू लार्ज एन सब्स्टिट्यूशन, कि इसके एमिनो ग्रुप में बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके वजह से क्या होता है, इसका अल्फा एक्टिविटी नहीं होता है। वही अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप लीड्स टू इंक्रीज द रिसेप्टर बाइंडिंग। इसमें जो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हमारा बीटा एक्टिविटी है, बीटा रिसेप्टर जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर है, जिससे बाइंड करने का इसका एक्टिविटी जो होता है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप के वजह से। अब नेक्स्ट हम इसके केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इसका जो एक्शन टर्मिनेट होता है या कैसे इसका जो बायोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था वो कैसे खत्म होता है। तो इसमें 2 पॉइंट बताया गया। फर्स्ट बताया गया, इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज बाय COMT, यानी इसका जो मेन एंजाइम है मेटाबोलाइज करने का या जिसका एक्शन को टर्मिनेट करने का, वो हमारा COMT एंजाइम होता है, सो दैट इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसी की वजह से क्या होता है, जो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है बहुत शॉर्ट होता है। देखिए COMT एंजाइम बेसिकली टारगेट करता है हमारे कैटेकॉल के स्ट्रक्चर को, और इसके अंदर कैटेकॉल के स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, इसकी वजह से क्या होता है, इजीली COMT एंजाइम उसको डिग्रेड कर देता है और उसी की वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका कम आता है। लेकिन क्योंकि कैटेकॉल का स्ट्रक्चर इसके अंदर है, इसी की वजह से इसका फंक्शन जो है बहुत बेहतर हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इट विल प्रोड्यूस ट्रैकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, एरिथमिया, हेडेक एंड नर्वसनेस। ये बेसिकली क्या करता है, हमारा एबनॉर्मल हार्ट रिदम करता है, पाल्पिटेशन भी करता है, साथ ही साथ एरिथमिया करता है और हेडेक भी करते हुए हम देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक मेन फंक्शन हमें देखने को मिलता है या मेन एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, जब किसी व्यक्ति को ये मेडिसिन दे दिया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नर्वसनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसका कंट्राइंडिकेशन देखने वाले हैं, यानी कौन कौन से कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता है। इससे 3 मेन कंडीशन होता है जिसमें इसको नहीं दिया जाता है, जैसे कि हमारा कार्डियक एरिथमिया, यानी जिसका एबनॉर्मल हार्ट कंडीशन होगा या हार्ट रिदम होगा या हार्ट बीट होगा, उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता है कि नॉर्मली ये हमारा एरिथमिया प्रोड्यूस करता है मेडिसिन लेने के बाद, और किसी व्यक्ति को अगर पहले से एरिथमिया है तो उसका कंडीशन और भी वर्स हो सकता है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज में भी इसको नहीं दिया जाता है क्योंकि ये भी हमारा हार्ट का कंडीशन होता है। वहीं सीवियर हाइपरटेंशन में भी इसको नहीं दिया जाता है। वहीं अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका 3 मेन यूजेस होता है, जैसे कि हमारा ब्राडिकार्डिया में इसको दिया जाता है, हार्ट ब्लॉक होने पर इसको दिया जाता है, और ओकेजनली यूज्ड इन अस्थमा, यानी जो ओल्डर यूज है, जो पहले के टाइम में जब ज्यादा मेडिसिन नहीं हुआ करता था तो ओकेजनली अस्थमा को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं ब्रोंकियल्स में भी देखने को हमें मिलता है। कि ये नॉन सिलेक्टिव क्लास का ड्रग है, इसके मतलब इसका बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों में एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल को भी कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है और अस्थमा को कुछ टाइम के लिए ठीक करने में मददगार साबित होता है। अगर हम आइसोप्रोटेनोल का कोर कॉन्सेप्ट देखें, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज देखें, तो इसमें बताया गया है आइसोप्रोटेनोल इज ए प्योर बीटा एगोनिस्ट विद स्ट्रॉन्ग कार्डियक एंड ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट बट नो अल्फा एक्टिविटी। यानी इसका मतलब है जो आइसोप्रोटेनोल होता है ये एक प्योर बीटा एगोनिस्ट होता है जो कि नॉन सिलेक्टिव होता है विद स्ट्रॉन्ग कार्डियक एंड ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो इफेक्ट मेनली होता है हमारा कार्डियक मसल में होता है, साथ ही साथ हमारा ब्रोंकियल मसल में देखने को मिलता है, लेकिन अल्फा सिलेक्टिविटी नहीं होने की वजह से इसका अल्फा एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली याद रखने के लिए मैंने 5 पॉइंट का समरी बनाया है। अगर ये 5 पॉइंट का समरी आपको याद रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजीली याद रह जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है आइसोप्रोटेनोल इज ए नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। जो हमारा आइसोप्रोटेनोल या आइसोप्रेनालिन जो होता है ये हमारा एक नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट होता है, जिसका एक्टिविटी कहीं ना कहीं बीटा 1 को भी देखने को मिलता है और बीटा 2 में भी देखने को हमें मिलता है, यानी दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, उसके एक्टिविटी को मिमिक करवाता है या कॉपी करता है या एनहांस करता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इट इज स्ट्रांगली स्टिमुलेट हार्ट एंड लंग्स। इसका मेन एक्टिविटी क्या होता है, हार्ट और लंग्स को स्टिमुलेट करना होता है, उसके आउटपुट को बढ़ाना होता है। इट कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन एंड ट्रैकिकार्डिया, जिसके वजह से क्या होता है, ये ब्रोंकोडायलेशन भी करता है और साथ ही साथ हमारे हार्ट के रिदम को भी इंक्रीज करता है, हार्ट बीट को भी इंक्रीज हमें करते हुए देख सकते हैं। इट हैज नो अल्फा एक्टिविटी ड्यू टू बल्कि एन सब्स्टिट्यूशन, यानी ये बताना चाह रहा है कि इसका अल्फा एक्टिविटी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, हम देख सकते हैं, जो कि बहुत बल्कि होता है। इसमें जो साइड चेन था इसके स्ट्रक्चर में, उसमें आप देख पा रहे हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसी को बल्कि ग्रुप बताया जा रहा है और उसी की वजह से इसके अंदर अल्फा एक्टिविटी नहीं होता है।
इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड दैट लीड्स टू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यानी इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सीओएमटी एंजाइम के द्वारा रैपिडली होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये एक फास्ट एक्टिंग ड्रग साबित होता है। सो स्टूडेंट, यहीं पे हमारा आइसोप्रोटेनॉल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है और इस पूरे लेक्चर में हमने टर्बिटलिन और आइसोप्रोटेनॉल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को इजीली कवर किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो कि हमारा लेक्चर नंबर 24 होता है, जिसमें हम देखेंगे साल्बुटामॉल और बिटोल्टेरोल। जिसमें हम देखेंगे साल्बुटामॉल कैसे सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होकर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, वहीं बिटोल्टेरोल प्रोड्रग होता है जो बॉडी के अंदर एक्टिव होकर बीटा 2 एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।